इस दुनिया में लाखों स्त्रियां हैं जिनके नाम कभी इतिहास में दर्ज नहीं होते। वे घरों में सजी सजाई तस्वीरों की तरह होती हैं, सुंदर, शांत, लेकिन मौन। उनकी कहानियां इतनी धीमे स्वर में कही जाती हैं कि अक्सर कोई उन्हें सुन ही नहीं पाता। लेकिन फिर एक दिन उस खामोशी में एक क्रांति जन्म लेती है। यह कहानी राधा की है, एक ऐसी महिला की जिसे कभी बोलने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन जिसने अपने मौन से ही पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया। भाग 1। खामोशी की पहली सांस। राधा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी के घर, गोबर से लिपी दीवारें, हाथ में कंगन और माथे पर बिंदी। वो लड़की नहीं, एक अच्छी बेटी बनकर पैदा हुई थी। शुरू से ही उसे सिखाया गया, बोलना मत, सुनना सीखो। लड़कियां जब ज्यादा बोलती हैं तो उनका सम्मान चला जाता है। राधा ने अपनी पहली चिट्ठी 8 साल की उम्र में लिखी थी, अपने आप को। उसमें लिखा था, राधा, तुझे बोलने का मन करता है, लेकिन सब कहते हैं चुप रहो, चलो खुद से ही बात कर लिया करो। ये पहली बार था जब राधा ने खुद से संवाद शुरू किया। यही संवाद सालों बाद उसकी क्रांति की शुरुआत बनेगा। भाग 2। रिश्तों के बोझ में दबी आत्मा। 18 साल की उम्र में राधा की शादी कर दी गई। एक अच्छा घर, पढ़ा लिखा पति, बड़े बुजुर्गों वाला संयुक्त परिवार। सभी खुश थे सिवाय राधा के। उसका मौन अब नियम बन चुका था। हर सुबह 4 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, सास के ताने सुनना, पति की बेरुखी सहना। शब्द उसकी जबान से गायब हो चुके थे। वो अब बस हाँ और ठीक है से संवाद करती थी। उसके पति विवेक को उसकी चुप्पी बहुत पसंद थी। एकदम शांत बीवी है मेरी, वो अपने दोस्तों से कहता। लेकिन क्या कोई जानता था कि वह शांत नहीं, खाली हो रही थी। राधा की जिंदगी एक ऐसा घर बन चुकी थी जिसमें दीवारें तो थीं, लेकिन खिड़कियां नहीं थीं। भाग 3। पहली दरार। राधा को किताबें पढ़ने का शौक था, ये उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन घर की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली, अस्तित्व की पुकार। वो किताब एक स्त्री की आत्मा की यात्रा थी, जो एक दिन सब कुछ छोड़कर खुद को ढूंढने निकल पड़ी थी। राधा ने वो किताब रात रात भर पढ़ी, चुपचाप। उसका मन भीतर से कांप उठा। क्या आत्मा को भी आजादी मिलनी चाहिए? क्या उसे भी बोलने का हक है? वो डर गई, पर अब सवाल उसके भीतर उगने लगे थे। भाग 4। मां बनने के बाद आत्मा। कुछ वर्षों बाद राधा मां बनी, एक बेटी, तारा। उस दिन पहली बार राधा ने अपने भीतर से किसी चीज को बोलते हुए सुना। क्या मैं तारा को भी वही सिखाऊंगी जो मुझे सिखाया गया? क्या वो भी चुप रहना सीखेगी? उस दिन राधा ने तारा से कहा, बोलो बेटा, बोलो जो दिल में है, मां सुन रही है। ये पहली बार था जब राधा ने किसी को बोलने की इजाजत दी, और ये पहला कदम था अपनी चुप्पी को चुनौती देने का। भाग 5। विवेक की प्रतिक्रिया और नया पिंजरा। लेकिन जब विवेक ने राधा में बदलाव देखना शुरू किया, उसने कहा, अब ये औरत बदल रही है। राधा ने अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी थीं। मैं मंदिर अकेले जाना चाहती हूं। मैं एक महिला पुस्तकालय खोलना चाहती हूं। मैं अपनी बेटी को शहर के स्कूल में पढ़ाना चाहती हूं। विवेक चौंका। तुम्हें हुआ क्या है? राधा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरी आवाज वापस मिल रही है। विवेक ने चिल्लाकर कहा, औरतों की आवाज नहीं होती। राधा अब भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसके भीतर डर नहीं था, अब वो जीवित थी। भाग 6। किताबों की लड़की बनाम दुनिया। राधा ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, स्त्री संवाद केंद्र। लड़कियां आने लगीं, महिलाएं धीरे धीरे किताबें लेने लगीं। वो सब कहती, हम भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर वाले इजाजत नहीं देते। राधा ने एक नियम बनाया, खामोश मत रहो। हर महिला को एक डायरी दी जाती थी जिसमें वो अपनी कहानी लिखती। धीरे धीरे ये डायरी एक आंदोलन बन गई। लोग डरने लगे, ये औरतें सोचने लगी हैं। राधा पर कई बार आरोप लगे, चरित्र पर, नीयत पर, नारी मर्यादा पर। लेकिन अब राधा वो नहीं रही थी जो चुप रहती। अब वो सवाल पूछती थी, जो औरतें चुप हैं क्या वो पवित्र हैं? और जो बोलें क्या वो बगावती हैं? भाग 7। आत्मा की असली आजादी। एक दिन गांव के पंचायत भवन में महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया। राधा खड़ी हुई, सब चुप थे। उसने माइक पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैं राधा हूं। मैंने 35 साल चुप्पी में बिताए हैं। मैंने प्यार मांगा पर सहनशीलता मिली। मैंने सम्मान मांगा तो चुप रहने का इनाम मिला। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी नहीं,
हर उस औरत की आवाज बनकर खड़ी हूं जो अब भी चुप है। भीड़ चुप थी। एक बूढ़ी दादी ने तालियां बजाईं, फिर एक औरत उठी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। फिर तीसरी, फिर चौथी। अब माइक घूमता रहा और एक नई शुरुआत हो गई। समापन। अब वो चुप नहीं रहेगी। राधा की बेटी तारा अब शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, विमेन स्टडीज में। वो अपनी मां को हर मंच पर उद्धृत करती है। मेरी मां वो थी जो कभी बोली नहीं, लेकिन जिसकी चुप्पी ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। अब राधा कई किताबें लिख चुकी हैं। मौन की आत्मकथा, स्त्री का दूसरा नाम और खामोशी की चीख। उसने एक पूरी पीढ़ी को बोलना सिखाया। अंतिम शब्द, राधा अब भी उसी गांव में रहती है। हर सुबह वहीं चूल्हा जलाती है, वहीं तुलसी पर जल चढ़ाती है, लेकिन अब उसकी आत्मा में एक सूरज उग आया है। वो कहती है, मैं अब भी शांत हूं, लेकिन मेरी शांति डर नहीं, शक्ति है, क्योंकि मैं जानती हूं मौन ही सबसे ऊंची चीख होती है। क्या तुमने कभी किसी औरत की आंखों में झांककर उसकी आत्मा को महसूस करने की कोशिश की है? सिर्फ उसके चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की थकान, उसकी मुस्कान के पीछे छिपा संघर्ष, उसकी खामोश आंखों में बहती सदियों की पीड़ा। हर औरत जो तुम्हारे जीवन में है, चाहे मां हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो या सहकर्मी, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है। वो समय की एक जीवित पुस्तक है। उसकी चाल में उसकी नानी की कहानियां हैं, उसकी चुप्पी में उसकी मां की कुर्बानियां और उसकी आंखों में वो संघर्ष जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तुम सोचते हो वो एक आम स्त्री है, लेकिन क्या तुमने कभी उसके मौन को सुना है? उसका चुप रहना एक चीख है, एक ऐसी चीख जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वो कहती नहीं, लेकिन उसके हर स्पर्श में एक कथा होती है। उसका हर काम, हर त्याग, हर सहनशीलता एक अदृश्य इतिहास को जीता है। माया एंजेलो ने इसी चुप आवाज को शब्द दिए। उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखीं, उन्होंने आत्माएं लिखीं। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। कोई किताब नहीं, एक घोषणा है, उन सभी स्त्रियों की ओर से जो पिंजरे में बंद थीं लेकिन फिर भी गा रही थीं। सोचो एक बार, कितनी औरतें तुम्हारे जीवन में हैं जो हर दिन सामान्य दिखती हैं, लेकिन भीतर से थकी हुई हैं, जो तुम्हें खाना देती हैं, मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी हंसी में एक हल्का कांपता हुआ दर्द होता है। वो अच्छी औरत कहलाने के लिए खुद को भूल चुकी होती है। उसका मौन, उसका सहना, उसकी मुस्कान, ये सब समाज ने उससे सीखे हैं, लेकिन उसने इसके बदले में क्या पाया? माया कहती हैं, देयर इज नो ग्रेटर एगोनी देन बेयरिंग एन अनटोल्ड स्टोरी इनसाइड यू। अपने भीतर की कहानी को कहना पाना सबसे बड़ा दुख है। औरतें टूटती हैं, लेकिन बिखरती नहीं। उनकी आत्मा पानी की तरह होती है, नरम, लेकिन चट्टानों को भी काट देती है। एक औरत के भीतर प्रेम भी होता है और क्रांति भी। वो प्रेम करती है, पर जब उसकी आत्मा पुकारती है तो वो विद्रोह भी करती है। माया ने यही सिखाया। औरत को मत समझो एक कमजोर शरीर। वो पिंजरे में रह सकती है, लेकिन उसकी आत्मा आसमान के साथ संवाद करती है। जब वो चुप होती है, तब भी कुछ कह रही होती है। उसके पिंजरे के कई रूप हो सकते हैं। कभी सुशील बहू बनने का दबाव, कभी कम सुंदर कहलाने का कलंक, कभी कम कमाई करने वाली औरत की उपेक्षा, या कभी सिर्फ न समझे जाने की गूंगी तड़प। वो कहती नहीं, लेकिन सवाल पूछती है, क्या तुम मेरी आत्मा की आवाज सुन सकते हो? और जब एक दिन वो बोलती है, तब तुम उसे बदल गई कहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि शायद पहली बार वो खुद बनती है। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वो बस अपने हक में खड़ी होती है। और यही है माया की कविता स्टिल आई राइज की आत्मा। तुम मुझे मिट्टी में दबा सकते हो, लेकिन मैं धूल की तरह फिर उठूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना है। एक स्त्री की चेतना जो टूटकर भी फिर से खड़ी होती है। माया की आत्मा अब हर उस स्त्री में बसती है जो जली है, घुटी है, चुप रही है, लेकिन फिर भी उठ खड़ी हुई है। वो सिखाती हैं कि औरत की सच्ची शक्ति उसकी करुणा में है। उसकी हंसी में पीड़ा हो सकती है, लेकिन उसकी पीड़ा में भी कविता होती है। वो जब उठती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए रोशनी बन जाती है। औरत की सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं, उसकी परिपक्वता है। वो हर उस बोझ को उठाती है जिसे समाज ने मर्दों के नाम पर टाल दिया, जैसे भावनाओं को संभालना, रिश्तों को बचाना, आत्मा को बचाए रखना। जब भी तुम इतिहास की किताबें खोलते हो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? युद्धों की कहानियां, सम्राटों के फैसले, क्रांतियों की लपटें। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इतिहास के हर मोड़ पर एक चुप स्त्री खड़ी रही है, जो दिखाई नहीं गई, पर जिसने इतिहास को रचने वालों को जन्म दिया?
जब पुरुषों ने तलवारें उठाईं तब स्त्रियों ने बच्चों को सीने से लगाया। जब राजा बने तब स्त्रियां मिट गईं। जब महलों में नीतियां बनती थीं तब रसोई में नर्म हाथ आग से लड़ रहे थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब औरतें सिर्फ इतिहास की पाठक नहीं रहीं, वो इतिहास की लेखक बन चुकी हैं। और यह चेतना माया की कविताओं से शुरू होती है। माया ने अपने शब्दों से स्त्रियों को खुद से मिलवाया। उन्होंने यह कहने का साहस दिया कि तुम सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम कहने के लिए, उड़ने के लिए, जीने के लिए बनी हो। उनकी कविताएं हथियार नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज की जड़ें हिला दीं। उन्होंने कभी चिल्लाकर नहीं लिखा, लेकिन उनकी खामोशियां भी गूंज उठीं। उन्होंने हर उस औरत के लिए रास्ता बनाया जो कमजोर समझी गई लेकिन भीतर से आग थी। माया की आत्मा आज कहाँ है? वो हर उस लड़की में है जो आज स्कूल जा रही है, हर महिला में है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो रही है, हर माँ में है जो अपने बेटे को सिखा रही है कि औरत कोई वस्तु नहीं, एक जीवित आत्मा है। वो हर कविता में है जहां सहना नहीं, बोलना सिखाया जाता है। हर बार जब कोई स्त्री अपनी चुप्पी तोड़ती है, हर बार जब कोई लड़की नहीं कहना सीखती है, हर बार जब कोई माँ अपने सपनों को दोबारा उठाती है, माया एंजेलो फिर से जन्म लेती है। आखिरी पुकार, क्या तुम सुन सकते हो? अब सवाल तुम्हारे लिए है दोस्त। क्या तुम उस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हो? क्या तुम वह पुरुष बन सकते हो जो स्त्री की चुप आवाज को पहचान सके? क्या तुम अपनी बेटियों को उड़ना सिखा सकते हो? क्या तुम अपनी माँ की थकान देख सकते हो? क्या तुम अपनी प्रेमिका के मौन में उसकी आत्मा की पुकार सुन सकते हो? क्योंकि प्रेम सिर्फ साथ रहना नहीं होता, प्रेम है समझ पाना। और अगर तुम वाकई प्रेम करना चाहते हो तो सुनो, देखो और महसूस करो उस आत्मा को जो सामने खड़ी है। वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके भीतर सदियों की अग्नि है। अंतिम दृश्य, कविता से क्रांति तक। कल्पना करो, एक गूंगी सी शाम है, लेकिन एक महिला मंच पर खड़ी है, अपनी आंखों में सवाल, अपने सीने में ज्वाला लेकर। वो कोई माइक नहीं पकड़ती, वो कोई भाषण नहीं देती, वो सिर्फ एक पंक्ति कहती है, मैं फिर भी उठूंगी। और फिर जैसे आकाश खुलता है, हर दिशा से औरतें आती हैं, हर जाति, हर रंग, हर भाषा की। कुछ की आंखों में आंसू हैं, कुछ के पैरों में झक्म, लेकिन सबकी चाल में एक ही राग है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। पृष्ठभूमि में माया की कविता गूंजती है, आई राइज, आई राइज, आई राइज। यह क्रांति शोर से नहीं, मौन से उपजी है। यह बदलाव किसी एक मंच से नहीं, हर रसोई, हर खेत, हर दफ्तर, हर किताब से उठेगा। औरतें अब सिर्फ प्रेम नहीं करेंगी, वो अपने लिए न्याय मांगेंगी, वो सवाल करेंगी, वो उड़ेंगी। समाप्ति, उठना ही कविता है। तो जब भी तुम टूटी हुई औरत देखो जो अकेली खड़ी है, थकी है, चुप है, तो याद रखना, वो एक बीज है। वो पिंजरे में बंद पंछी है, लेकिन उसकी आत्मा की उड़ान से तुम्हारा सारा आकाश भर सकता है। और जब वो उठेगी तो उसकी उड़ान कविता होगी, उसकी सांस क्रांति होगी, उसका मौन इतिहास होगा। और याद रखना, मैं फिर भी उठूंगी। सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सपना है, एक संकल्प है, हर उस आत्मा के लिए जो अभी चुप है लेकिन जाग रही है।